जय भारत बच्चा लोग। हमने लास्ट लेक्चर में साउंड वेव का स्पीड टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है ये हमने डिस्कस किया है ना, और वो प्रेशर और ह्यूमिडिटी का भी उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमने डिस्कस किया। मतलब स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उससे रिलेटेड क्या फार्मूले हैं वो सब हमने डिस्कस किया ना, तो वो तुम्हारे फार्मूले लिस्ट में होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब आज हम लोग साउंड की इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। याद करो, हमने इंटेंसिटी ऑफ अ वेव है ना कि एवरेज इंटेंसिटी, ये हमने फॉर्मूला प्रूव किया था जब हम स्ट्रिंग वेव्स पढ़ रहे थे, तो है ना। और वो इंटेंसिटी ईच एंड एवरीवेयर, हर तरह के वेव में वो फॉर्मूला वैलिड है। क्लियर। वो फॉर्मूला यही था, हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसमें रो था डेंसिटी ऑफ मीडियम, वी था स्पीड ऑफ वेव, ए था एम्पलीट्यूड ऑफ वेव और ओमेगा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी था ओमेगा, है ना, जो ओमेगा तुम्हारे टाइम पीरियड के फॉर्मूले में भी आता है 2π/ओमेगा, है ना। और जो फॉर्मूला तुम्हारा जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में आता है ओमेगा/2π है, वही ओमेगा है जो वेव के इक्वेशन में आता है ना। जो तुमने यहाँ इक्वेशन बना रहे हो क्या, S0 sin ओमेगा टी माइनस kx+5 S0 cos ओमेगा टी, उसमें जो ओमेगा है ये वही वाला ओमेगा है। क्लियर। तो ये हमने एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें अगर तुम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हो तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो उस केस में इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। अभी ना हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंसिटी के बारे में और कुछ पढ़ेंगे ना। ये बात मैं तुम्हें स्ट्रिंग वेव्स में भी पढ़ा सकता था, बट ऑलरेडी वहाँ पे हमने इंटेंसिटी का बहुत डिस्कशन किया है ना। मैक्स इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, वो सारे फॉर्मूले इधर भी काम करेंगे और वो लाइट वेव्स में भी करेंगे, मैंने तुमको बता दिया है ना। जो तुमने मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सब वो हर वेव्स के चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। मतलब वो कोई सा भी वेव्स हो वो तुम्हारा वो फॉर्मूले उसमें अप्लाई होंगे। तुम्हें उसे दोबारा पढ़ने की या दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ आएगा कि वेव है, तो वेव का नाम कुछ भी बोले तुम्हें वही फॉर्मूला यूज़ करना है। समझ आया। अभी इंटेंसिटी को हम थोड़ा सा और देखेंगे ना, थोड़ा सा और समझेंगे इंटेंसिटी क्या है। जैसे तुम ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक सोर्स है लाइट का, ठीक है। मैंने लेटर से यहाँ पर एक बल्ब लगा रखा है। क्लियर। लाइट का सोर्स है ना, और इससे हर तरफ इंटेंसिटी ट्रैवल कर रही है, सॉरी हर तरफ लाइट ट्रैवल कर रहा है ना। इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन पूरा 3D में लाइट ट्रैवल कर रहा होगा। तो क्या होता है, जितनी एनर्जी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आती है ना, लेट अस से यहाँ पे एनर्जी E आई, तो ये जो एनर्जी है वो सेम टू सेम इस पॉइंट पे भी पहुँचता है। मतलब बीच में कोई इसे पकड़ के नहीं रखता। समझ आई बात तुम्हें। मतलब कहीं लाइट का सोर्स लगा है, उसमें से एनर्जी निकली, तो एनर्जी लेटर से वो 100 जूल लेके अगर निकला है, तो इस रास्ते में ना कोई ऐसा नहीं है जो एनर्जी को पकड़ लेगा ना। एनर्जी का लॉस होता है, किसी केस में एनर्जी का लॉस होता है, इस केस में नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे कोई ब्लॉक अगर ग्राउंड पे चल रहा है तो फ्रिक्शन के कारण एनर्जी का लॉस होता है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उस पर नेगेटिव वर्क करता है। समझ आई बात। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डिस्कस करूँ इस चीज़ को, है ना, कि जैसे लाइट जब ट्रैवल कर रहा है ना किसी भी मीडियम में, तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं करती है। अगर यहाँ से 100 जूल निकला है तो यहाँ से यहाँ आने तक में किसी ने भी इस पर नेगेटिव वर्क नहीं किया। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे एनर्जी तुम्हारा E है तो यहाँ पे भी जब वो पहुँचेगा तो E ही रहेगा। यहाँ अगर E है ना, हर पॉइंट पे लेटर से एनर्जी इन पॉइंट्स पे E है, तो जब वो इन पॉइंट्स पे पहुँचेंगे तो भी वो एनर्जी क्या रहने वाला है, वो E ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बीच में कोई नेगेटिव वर्क नहीं कर रहा लाइट के ऊपर, है ना, जो उसका एनर्जी रिड्यूस हो जाएगा। एनर्जी रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पर नेगेटिव वर्क जो फ्रिक्शन कर सकता है ना। जैसे एक ब्लॉक को तुमने ग्राउंड पे फेंका तो थोड़ी देर पे जाके वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने उस पर नेगेटिव वर्क। बट लाइट में ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, कोई उस पर नेगेटिव वर्क नहीं कर रहा। तो बात ये है कि मान लो अगर मैं ये सारे ऐसे डिस्टेंसेस मान लो ऐसे मैंने सेम ले रखे हैं ना, ये सबको मैंने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करा है, मैं डिफरेंट डिस्टेंस भी ट्रैवल कराता तो भी वो ई रहता। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर एक पॉइंट सोर्स है बीच में, उसमें चारों तरफ एनर्जी निकल रहा है, और मैं अगर ये सारे पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दूँ तो क्या ये स्फीयर का शेप ले लेगा एक, है ना। ये जो एंड पॉइंट्स हैं जहाँ तक ये एनर्जी पहुँची, मैंने बोला कि ये डिस्टेंस मान लेते हैं मैंने सेम लिया, अगर मैं डिफरेंट भी लेता तो भी एनर्जी सेम होती। क्लियर। अगर मैं ये सारे लेंथ अलग अलग भी लेता, बट मैं इसको सारे लेंथ को सेम ले रहा हूँ, तो ये देखने में तो तुम्हें सर्कल की जैसा लग रहा है, बट एक्चुअल में वो स्फीयर होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी लाइट सोर्स से
पूरा 3D में एनर्जी हर तरफ निकलती है। तो एक पूरा उसके चारों तरफ एक क्या बनेगा, वो एक स्फीयर का शेप लेगा। समझ आया? वो शेप हमें दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हें बस क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से एनर्जी निकली है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ से निकला, कुछ ट्रैवल किया, कुछ ट्रैवल किया, और ये सारे डिस्टेंस सेम है। तो वो जो शेप बनेगा वो एक स्फीयर का शेप बनेगा। क्लियर सभी को? अब क्या हुआ, एनर्जी हर पॉइंट पे सेम पहुंची। इसका मतलब इस जगह पे जो एनर्जी पहुंची है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो पावर जनरेट हो रहा है वो P हो रहा है, और हर पॉइंट पे सेम पावर जनरेट हो रहा है। क्यों सेम पावर P क्यों जनरेट हो रहा है? सेम पावर P इसीलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि एनर्जी जो वहाँ पहुँची है हर बार वो सेम है। यहाँ भी E है, यहाँ भी E, यहाँ भी E, सब E एनर्जी पहुँच रही है। मतलब 1 सेकंड में जो उस पॉइंट को एनर्जी क्रॉस कर रहा है वो बार बार सेम है। क्लियर? क्यों? क्योंकि बीच में किसी ने एनर्जी को नहीं पकड़ा। अब मुझे बताओ, अगर मैं जैसे ये कुछ डिस्टेंस है, अगर मैं इसके कम डिस्टेंस पे एक ऐसा स्फीयर को इमेजिन करूँ, है ना, कुछ कम डिस्टेंस पे अंदर उसके एक स्फीयर, तो भी इसमें हर पॉइंट पे यहाँ पे एनर्जी E होगी, है ना, क्योंकि एनर्जी को बीच में कोई नहीं पकड़ रहा। अगर इस बाहर वाले स्फीयर पे E एनर्जी पहुंची है तो अंदर वाले पे भी E पहुंची होगी। या फिर मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि यदि अंदर वाले पे E एनर्जी पहुंच रही है तो बाहर वाले पे भी E ही पहुंचा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी जो पावर जनरेट हो रहा है अंदर वाले स्फीयर में, वो भी हर पॉइंट पे सेम P है जो बाहर वाले स्फीयर में हो रहा है। क्लियर सभी को? तो ये सेम P है। और अंदर क्या, अगर मैं इसके बाहर एक और बड़ा स्फीयर भी ले लूँ, है ना, मैं इस डायग्राम को थोड़ा छोटा करता हूँ। लेटर से मैं इसके बाहर एक और बड़ा स्फीयर और ले लूँ। क्लियर? लेटर से मैं बड़ा स्फीयर ले रहा हूँ इसके बाहर, ठीक है, ऐसा। तो भी इसमें भी हर पॉइंट पे मुझे बताओ एनर्जी तो सेम पहुँचेगी ना, इस स्फीयर पे भी, है ना। ये इमेजिनरी स्फीयर्स है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, मैं इमेजिन कर ले रहा हूँ कि वहाँ पे एक स्फीयर है, तो यहाँ भी हर पॉइंट पे सेम एनर्जी पहुँचेगी। तो इसका मतलब यहाँ भी हर पॉइंट पे पावर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अब इससे मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये देखो, ये जो तुम्हारा सरफेस 1, 2 और 3 मैंने बनाया, दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2 एंड दिस इज सरफेस 3। इन तीनों पे एनर्जी और पावर सेम पहुँच रहा है, लेकिन सोर्स से दूरी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इस डायग्राम को साइड में रखो, एक मैं तुम्हें सिचुएशन बताता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, है ना, तो साउंड का कोई सोर्स है, तो मुझसे जो पास में बैठा हुआ होगा उसे मेरी आवाज़ तेज़ सुनाई देती है, बट जो दूर में बैठा हुआ होगा उसे मेरी आवाज़ लो सुनाई देती है। ऐसा होता है ना। सेकेंड, अगर यहाँ पे कोई लाइट बल्ब जल रहा है तो पास में उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, रोशनी ज़्यादा दिखाई देती है, और दूर में उसका ब्राइटनेस कम हो जाता है ना। अगर तुम किसी बल्ब से बहुत दूर बैठे हो तो तुम उसका बहुत कम लाइट तुम्हें लगेगा ना कि बहुत कम लाइट मुझे मिल रहा है, ब्राइटनेस बहुत कम है। लेकिन एनर्जी तो डिस्टेंस के साथ सेम है। इस डायग्राम को देखो, जो एनर्जी उस सोर्स से निकला था ना, तुम तक एनर्जी उतना ही पहुंच रहा होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें कम दिखाई दे रहा है। क्यों? ये है क्वेश्चन। समझ आया? बल्ब कहीं दूर में लगा हुआ है, जो पास में बैठा है उसको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो दूर में बैठा है उसे कम दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ जो पास में बैठा होगा उसको ज़्यादा सुनाई देगा, जो दूर में होगा उसको कम सुनाई देगा। इवन दो डिस्टेंस के साथ एनर्जी तो चेंज नहीं हो रहा और पावर भी चेंज नहीं हो रहा। तो इस डायग्राम से एक लर्निंग पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनर्जी एंड पावर, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि एनर्जी एंड पावर रिमेन सेम विथ डिस्टेंस। तो तुम बोल रहे हो सर लेकिन ये दोनों बात तो अलग अलग टाइप की हो गई कि सर दिखाई कम दे रहा है दूर बैठ के, तो फिर एनर्जी सेम कैसे रह सकती है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एनर्जी और पावर सेम रहता है, जो चेंज होता है ना वो इंटेंसिटी चेंज होता है ना। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज होता है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी चेंजेस विथ डिस्टेंस। मतलब तुम तक जो लाइट पहुंच रहा है, जो ब्राइटनेस पहुंच रहा है ना, चेंजेस विथ डिस्टेंस, वो कम क्यों हो जा रहा है? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम हो जा रही है। और हमें मालूम है कि इंटेंसिटी और पावर कैसे रिलेटेड है। इंटेंसिटी रिलेटेड है पावर पर यूनिट एरिया, है ना। इंटेंसिटी कैसे रिलेटेड है? पावर पर यूनिट एरिया। समझ आया? तो मान लेते हैं कि ये जो तुम्हारा पहला वाला सर्कल तुमने बनाया है,
लेट अस से उसका जो रेडियस है वो r1 है, जो दूसरा वाला तुम सर्कल स्फीयर है ना, जो दूसरा वाला स्फीयर तुमने बनाया है, मान लेते हैं उसका रेडियस r2 है, और जो तीसरा वाला तुमने बनाया उसका रेडियस r3 है। तो जो इंटेंसिटी स्फीयर नंबर 1 पे पहुंची है, पावर उस पे 1 पहुंचा है, एरिया कितना है उस स्फीयर का 4πr1²। समझ आया? जो सेकेंड स्फीयर पे इंटेंसिटी पहुंची है वो कितना है, P, पावर वहाँ भी सेम पहुंचा है बट उसका एरिया कितना है 4πr2²। जो थर्ड स्फीयर पे इंटेंसिटी पहुंची है, पावर उस पर भी P पहुंचा है बट उसका सरफेस एरिया कितना है 4πr3²। तो ये मैंने स्फीयर का सरफेस एरिया यूज़ किया ना 4πr²। तो तुम मुझे बताओ यहाँ से ये बात क्लियरली विजिबल है ना कि जो इंटेंसिटी तुम्हारा आ रहा है वो डिस्टेंस के साथ रिड्यूस होगा। तो जो साउंड में तुम सुन पा रहे हो वो एक्चुअल में वो एनर्जी के फॉर्म में नहीं सुन रहे, तुम उसकी इंटेंसिटी फील करते हो, है ना, कि इंटेंसिटी कितनी है। मतलब बोल रहे हैं कि बल्ब बहुत तेज़ जल रहा है, मतलब उसका इंटेंसिटी हाई है। अगर मैं दूर चला जाऊंगा तो मुझे वही बल्ब कम दिखाई देने लगेगा, इसका मतलब उसकी एनर्जी कम हो गई, ये नहीं है, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। समझ आया सभी को ये चीज़? तो दूरी के साथ पावर और एनर्जी चेंज नहीं करता, क्या चेंज करता है, इंटेंसिटी। क्लियर? तो यहाँ पे ये इंटेंसिटी का मीनिंग है ना, या भावनाओं को समझा हमने इंटेंसिटी के, कि जो हम फील कर रहे हैं, कोई चीज़ का साउंड हमें सुनाई दे रहा है, तेज़ सुनाई दे रहा है, इसका मतलब इसका मतलब वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर मुझे बल्ब का रोशनी तेज़ लग रहा है, इसका मतलब मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे उस लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है। और ऑब्वियसली इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड। मतलब अगर मुझे रोशनी तेज़ दिखाई दे रही है, मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो लाइट वेव मुझ तक पहुँचा है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो लाइट से दूर बैठा होगा, उसको कम एम्पलीट्यूड का लाइट पहुँचेगा। एनर्जी सेम पहुँचेगी बट इंटेंसिटी अलग अलग पहुँची, इसीलिए एम्पलीट्यूड वेव का चेंज हो गया, है ना। तो अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो जो बाजू वाले रूम में है उसको एक अलग एम्पलीट्यूड का साउंड वेव सुनाई देगा, और जो उससे और दूर रूम में होगा, है ना, दूर में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे, उसे एक अलग एम्पलीट्यूड का साउंड सुनाई देगा। क्लियर? तो डिस्टेंस के साथ एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी चेंज हो जाता है, एनर्जी और पावर सेम रहता है। क्यों? क्योंकि बीच में कोई पकड़ के नहीं बैठ रहा एनर्जी को। समझ आई बात सभी को? इंटेंसिटी क्यों चेंज होता है सर? क्योंकि इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया होता है, पावर पर यूनिट एरिया। तो देखो जितने एरिया में उस एनर्जी को डिवाइड होना है ना, मान लो यहाँ तक टोटल एनर्जी ई पहुँची है ना, अगर इस स्फीयर तक एनर्जी ई पहुँचा है तो इसके सरफेस पे पूरा वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना एरिया में? 4πr1² में। ठीक है, इसमें कितना में डिस्ट्रीब्यूट होना है उस पूरे एनर्जी को? 4πr2² में। थर्ड वाले में कितने में डिस्ट्रीब्यूट होना है? 4πr3² में। तो मुझे बताओ जब एनर्जी फैलेगी तो वही एनर्जी यहाँ बड़े एरिया में फैल रही है और अंदर में वही एनर्जी छोटे एरिया में फैल रही है। तो एनर्जी का फैलना पर यूनिट एरिया, उसी को हम इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे बड़े एरिया में फैल रही है तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा, यहाँ छोटे एरिया में फैल रही है तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। इसलिए अगर तुम यहाँ पे बैठ करके अपना नोटबुक पढ़ रहे होगे, है ना, मेलेडा से तुमने अपना नोटबुक यहाँ पे ओपन करके रखा है, क्लियर है ना, तुमने अपना नोटबुक यहाँ ओपन करके रखा है, तो तुम्हें कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो वही एनर्जी ज़्यादा बड़े एरिया में फैल गई है, तो इसलिए तुमको कम दिखाई दे रहा है। अंदर में सेम एनर्जी है बट वो कम एरिया में फैली है ना, उसको 4πr1² के ऊपर ही रहना है, तो वो तुम्हें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है। समझ आ गया सभी को ये चीज़? तो उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने जिस टाइप का लाइट रेज बनाया ना, ऐसा इस टाइप के सोर्स को हम पॉइंट सोर्स कहते हैं, पॉइंट सोर्स, जिससे हर तरफ लाइट रेज ऐसा निकलता है कि किसी भी टाइम पे अगर तुम उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो एक स्फीयर बन जाएगा। तो इसको हम पॉइंट सोर्स कहते हैं। तो हम एक एक करके ना डिफरेंट टाइप के सोर्सेज में इंटेंसिटी कैसा होता है वो देखते हैं। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड विद डिस्टेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज। तो सबसे पहला है पॉइंट सोर्स, है ना। पॉइंट सोर्स मतलब क्या? तुम्हारे पास यहाँ बीच में एक सोर्स है, क्लियर, और इससे एनर्जी ऐसा निकलेगा कि तुम ये सबका मिलके क्या बनेंगे? स्फीयर, है ना। इससे एनर्जी ऐसा निकलेगा कि तुम किसी भी टाइम टी के बाद जहाँ तक भी एनर्जी पहुँचा है, जहाँ तक भी वेव पहुँचा है, उन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। तो हमें मालूम है ना, अगर ये आर रेडियस है, मतलब सोर्स, ये तुम्हारा सोर्स है बीच में रखा हुआ एस, है ना, ये सोर्स है, तो डिस्टेंस आर पे ये सारे पॉइंट कितने डिस्टेंस पे हैं? इस स्फीयर पे हर पॉइंट आर डिस्टेंस दूर पर है ना। तो आर क्या है? उस स्फीयर का रेडियस। तो हमने क्या बताया कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू
पावर डिवाइडेड बाई 4πr²। तो हम क्या कह सकते हैं, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², वेयर r इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स और डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, है ना। सोर्स और जहाँ पर भी इंटेंसिटी मिल रही है, मतलब जो रिसीव कर रहा है ना, उसके बीच का डिस्टेंस है। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ r क्या है, r इज डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। क्लियर। तो इसमें एक बेसिक सा तुम एग्जाम्पल कर सकते हो, है ना। एग्जाम्पल क्या है, सॉरी एग्जाम्पल तुम्हारा होगा, देखो है ना, एग्जाम्पल क्या होगा, नोट करो एग्जाम्पल, लिखो। इफ इंटेंसिटी इज I एट डिस्टेंस D, है ना, एट डिस्टेंस D, तो फाइंड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 4D फ्रॉम द सोर्स, है ना। सोर्स से D डिस्टेंस पे इंटेंसिटी I है, तो 4D डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सिंपल, तो मालूम है I इज इनवर्सली टू r², मतलब I1/I2 क्या हो जाएगा, r2² हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो सिंपल, I1 की वैल्यू I है, I2 की वैल्यू I2 है, R2 कितना है 4D, तो ये कितना हो जाएगा 4D का होल स्क्वायर बाई D का स्क्वायर, ना। R1 की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस D, R1 की वैल्यू D है और R2 की वैल्यू 4D है। तुम यहाँ से देखो I2 जो है वो कितना बन जाएगा, I/16, ये आंसर हो गया तुम्हारा। क्लियर सभी को। तुमने 4 टाइम्स डिस्टेंस इंक्रीज किया तो इंटेंसिटी 16 टाइम्स रिड्यूस हो गई, क्यों, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² था। तो ये तुम ओरली भी बता सकते थे, है ना। सिमिलरली अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूँ तो एम्पलीट्यूड कितने के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बताओ यहाँ पे, ये 1/r के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, मतलब एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट होगा। तो अगर इंटेंसिटी 1/r² है तो ये 1/r हो जाएगा। समझ आ गया। तो जैसे अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड अगर मान लो a रहता तो 4D डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाता, a/4 हो जाता। वो भी तुम यहाँ पे एग्जांपल नोट कर सकते हो, है ना, कि d डिस्टेंस पे अगर एम्पलीट्यूड a है तो 4D डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड कितना होगा, a/4 और इंटेंसिटी I/16। क्लियर सभी को। तो ये तुम्हें पॉइंट याद रखना है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड, इंटेंसिटी विद डिस्टेंस फॉर तो सोर्स एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जो सोर्स है ना, उसमें क्या होता है, उससे वेव्स ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती हुई आती है। क्लियर, स्ट्रेट लाइन पे। तो तुम्हें क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा सा सोर्स रखा हुआ है। क्लियर। तो इस केस में सोर्स अगर इन्फिनिटी पर है ना, सोर्स अगर इन्फिनिटी पे है तो इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये अपने को स्टडी करना है, ठीक है। तो सोर्स अगर इन्फिनिटी पे होगा तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि क्या फॉर्मूला है। तो इसमें बेसिक सा तुम्हें बस एक थ्योरेटिकल पॉइंट याद रखना है कि इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अगर इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट है तो एम्पलीट्यूड भी होगा, है ना। जब भी सोर्स इन्फिनिटी पे रहता है तो जो तुम्हारा लाइट, जैसे देखो ये पॉइंट सोर्स है ना, तो सोर्स इन्फिनिटी पे नहीं है, वो तुम्हारे सामने रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये सोर्स है। तो इससे पॉइंट सोर्स से ऐसा रेज निकलेगा बिल्कुल सब चारों तरफ बाहर की तरफ। क्लियर सभी को। सिमिलरली अगर सोर्स इन्फिनिटी पे है तो रेज या वेव्स ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। और तुम्हें बस इतना पॉइंट याद रखना है, इसका कोई हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे कि क्या लॉजिक है क्या, जस्ट तुम इस पॉइंट को याद रखो, ठीक है। इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड आर इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी आई है ना, तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी आई होगी, यहाँ पर भी इंटेंसिटी आई होगी, हर जगह इंटेंसिटी आई होगी। बस नेक्स्ट आ जाओ, जो इम्पोर्टेंट है उस पर देखो, लाइन सोर्स। ये तुम्हारे पास एक लाइन सोर्स है, ऐसा लाइन सोर्स है ना, मतलब एक ट्यूबलाइट की तरह। क्लियर। तो ये लाइन सोर्स है, इससे भी हर तरफ एनर्जी निकलेगी। और वो किस तरीके से निकलेगी ध्यान से देखो, है ना। जो एनर्जी निकलेगी वो ऐसे निकलेगी इसमें से,
क्लियर, स्ट्रेट लाइंस। और क्या ये सिर्फ दो डायरेक्शन में निकलेगी, लेफ्ट राइट? नहीं, अगर ये मेरा सोर्स है तो इधर भी निकलेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सब सेम डिस्टेंस लंबे लंबे लाइन बना दूं और इन सारे लाइंस को जोड़ दूं तो मुझे कौन सा शेप मिलेगा, मुझे बताओ। क्या मुझे रेक्टेंगल मिलेगा? नहीं, देखो इधर भी गया है, इधर भी गया है, इधर भी, इधर भी। तो ऊपर से देखोगे तो तुम्हें एक सर्कल दिखाई देगा ना, बिल्कुल सेम डिस्टेंस है ना, ऑल 3D में वो सेम डिस्टेंस गया है। तो ऊपर तो ये सर्कल बनाएगा और साइड में भी सेम डिस्टेंस गया है, इसका मतलब ये क्या शेप बनाएगा, एक सिलेंडर। क्लियर, जब भी लाइन सोर्स होता है तो वो कौन सा शेप बनाता है, सिलेंडर। लेट अस से सिलेंडर का ये जो पॉइंट है ये सब इससे r डिस्टेंस पर है और इस सिलेंडर का लेंथ l है। क्लियर, तो अगर मैं अब इंटेंसिटी की बात करूं और मानते हैं कि यहाँ पे जो पावर पहुंच रहा है, तो मुझे बताओ इस सिलेंडर के हर पॉइंट पे इस सोर्स से, अगर ये सोर्स है और मैं इसके ऊपर ऐसे एक सिलेंडर रखूँ है ना, तो उस सिलेंडर का हर पॉइंट इस सोर्स से सेम डिस्टेंस पे होगा, पूरा बाहर का जो सिलेंडर है। क्लियर है ना, कितने डिस्टेंस पे होगा, जितना इस सिलेंडर का रेडियस है। इधर वाला पॉइंट भी r डिस्टेंस पे, ये भी r पे, ये भी r पे, ये भी r पे, और ऐसे पूरा सिलेंडर होगा ना। तो यहाँ पे भी हर पॉइंट इससे कितना डिस्टेंस पे होगा, बार बार इस सोर्स से r डिस्टेंस पे। क्लियर, तो पावर डिवाइडेड बाई एरिया, बताओ ये पूरा जो एनर्जी यहाँ पहुँचा है ये कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, बताओ सिलेंडर का जो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrl, वेयर r इज रेडियस, l इज लेंथ, है ना। तो इतनी इंटेंसिटी पहुंच पाई है सिलेंडर के सरफेस तक। तो जब भी एक लाइन सोर्स होगा तो r डिस्टेंस दूर, है ना, r डिस्टेंस दूर जो इंटेंसिटी होगी, बोलो r का पावर कितना आया, तो 1। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यहाँ पे भी r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। क्लियर सभी को। और अगर तुम्हें एम्पलीट्यूड पता करना है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/√r। समझ आ गया सभी को। तो लाइन सोर्स के केस में नीचे में r आ गया, तो मतलब अगर d डिस्टेंस पे अगर इंटेंसिटी I है तो 4d पे I/4 हो जाएगा। समझ आया। सिमिलरली एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा, वो 1/√, है तो याद रखो अगर d डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड a है तो 4d पे 1/√4 हो जाएगा, इसका मतलब वो हाफ हो जाएगा। समझ आया, मतलब a/2। क्लियर है ना। इसको तुम एग्जांपल की तरह नोट भी कर लो। क्या, जब डिस्टेंस d है तो इंटेंसिटी I है, तो d/4 डिस्टेंस पे, है ना, इंटेंसिटी I है और एम्पलीट्यूड है, d/4 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी I/4 हो जाएगी और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, a/2। क्लियर, ऐसा कब होगा, लाइन सोर्स के केस में। समझ आ गया सभी को ये। तो ये अलग अलग टाइप के सोर्स में इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है विद डिस्टेंस। मतलब पॉइंट सोर्स में वो जल्दी जल्दी रिड्यूस करता है इंटेंसिटी, क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। बोलो 4d पे जाने पे वो I/16 हो गया था ना पॉइंट सोर्स में, बट लाइन सोर्स में वो I/4 हुआ है। क्लियर, मतलब रेट ऑफ रिड्यूसिंग कम है यहाँ पे, है ना। ये I/4 ही पहुँचा जबकि उसमें I/16 पहुँच गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारा इंटेंसिटी वाली कहानी हो गई ख़त्म, है ना। तो इंटेंसिटी पे हमने जितनी थ्योरी पढ़नी थी हमने पढ़ ली है। क्लियर, अब हम डिस्कशन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स फ्रॉम साउंड वेव्स। साउंड वेव्स से स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होते हैं, है ना। तो सेम तरीके से मैं बिल्कुल कुछ भी इसमें नया नहीं करने वाला। मान लो मेरे पास एक वेव है जो है S0 cos ωt माइनस kx और दूसरा वेव है S0 साइन नहीं, हाँ जो रिफ्लेक्ट होके आया मान लेते हैं, चलो साइन है ना, ωt माइनस प्लस kx है ना, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो गया तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। ठीक है, ये मेरे पास दो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले वेव हैं। स्टैंडिंग वेव हमेशा तब बनता है जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले वेव का क्या होता है, सुपरपोजिशन। तो इन दोनों का सुपरपोजिशन हुआ तो जो नेट S आया वो क्या आएगा, S1 प्लस S2, तो वो क्या हो जाएगा, S0 इंटू कॉस ωt माइनस kx प्लस साइन ωt प्लस kx। अब क्या करोगे, अब इसको अंदर ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये आ जाएगा cos a माइनस बी, है ना। तो cos a माइनस बी होता है cos a cos b
प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। प्लस अब इसमें क्या प्लस होगा, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो तुम अगर ध्यान से देखो इसमें कुछ टर्म तो ज़रूर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे ना, कॉस ए माइनस बी और साइन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स, तो कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स, कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स, साइन ओमेगा टी साइन के एक्स, कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, है ना। तो साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी मैंने टर्म ले लिया। नहीं, इसमें मैंने कुछ मिस्टेक किया, मुझे इसको साइन लेना चाहिए और इसे कॉस, है ना, तभी कुछ टर्म्स कैंसिल हो पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने साइन ले लिया लेटर से और इसको कॉस ले लिया, ठीक है। एक साइन ले लिया और चलो दोनों को साइन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, दोनों को साइन ले लेते हैं ना। जो वेव गया वो भी साइन और जो वेव वापस आया वो भी साइन, ठीक है। बस ट्रैवल ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है वो तुम्हारा डिफरेंट है। तो साइन ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये साइन आ जाएगा, है ना, ये टर्म साइन आ जाएगा और वो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये दोनों टर्म सेम रहेंगे, ये दोनों बदलेगा। बोलो साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए, है ना, ये हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, ठीक है। इक्वेशन क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बाद में वही इक्वेशन बनेगा जो तुमने स्ट्रिंग वेव में बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स ये कैंसिल हो गए और साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स क्या हो गए, ऐड हो गए। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा तुम्हारा, s इज इक्वल टू, है ना, ये तुम्हारा एस नॉट, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2s नॉट, है ना, दिस प्लस दिस साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, या फिर s इज इक्वल टू 2s नॉट कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। तो इसमें भी सब कुछ पहले जैसा सेम है, क्या क्या पहले जैसा सेम है, जो ये टर्म है तुम्हारा ये एम्पलीट्यूड कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। क्लियर सभी को, एम्पलीट्यूड क्या है, 2s नॉट कॉस के एक्स, मतलब इसमें भी एम्पलीट्यूड क्या होगा, विद डिस्टेंस चेंज करेगा। समझ आई बात। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरीके का तुम्हारा सेम तरीके का तुम्हारा वेव बनेगा, है ना। स्टैंडिंग वेव बिल्कुल उस तरीके का ही बनेगा जैसा कि हमने वेव्स इन अ स्ट्रिंग में देखा था। उसका इक्वेशन सेम तरीके का बनेगा ना, इक्वेशन सेम तरीके का बनेगा। समझ आई बात। तो इक्वेशन सेम तरीके का बनेगा और सेम चीज़ ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन है ना, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन है। उसी तरीके से एक प्रेशर वेव इक्वेशन बनेगा। तो प्रेशर वेव इक्वेशन में क्या होगा, प्रेशर वेव इक्वेशन का फेज डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन से π/2 डिफरेंट होगा। तो तुम यहाँ पे नीचे में बस एक लाइन ये लिख दो कि सिमिलरली प्रेशर वेव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड, है ना, सिमिलरली प्रेशर वेव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड हुज फेज इज π/2 डिफरेंट, π/2 डिफरेंट देन डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव इक्वेशन में π/2 का डिफरेंस होगा। मतलब अगर ये तुम्हारा साइन ओमेगा टी टर्म है ना, इसी का अगर मैं प्रेशर वेव बनाऊंगा ना तो क्या बनेगा, देखो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा पी नॉट, ये तो कॉस के एक्स है ना, क्योंकि हमें फेज डिफरेंस करना है, ये तो एम्पलीट्यूड टर्म है, फेज वही रहेगा। फेज क्या रहेगा, फेज हो जाएगा तुम्हारा कॉस ओमेगा टी। क्लियर सभी को। तो ये तुम्हारा प्रेशर वेव इक्वेशन बना। इक्वेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ। जो हमने स्टेशनरी वेव में जो पॉइंट्स पढ़े हैं, स्टेशनरी वेव सॉरी जो हमने स्ट्रिंग वेव्स में जो पॉइंट पढ़ा, जो हमने स्टैंडिंग एंड स्टेशनरी वेव पढ़ा, तुम्हें बस वो सब माइंड में अच्छे से याद रखना है। इस पेज में तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें भी इक्वेशन उसी टाइप का बनेगा, ठीक है। और स्टैंडिंग वेव डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में π/2 का फेज डिफरेंस होगा बस, बट इक्वेशन इसमें भी उसी टाइप का बनेगा जैसा स्ट्रिंग वेव में बना था, ठीक है। तो इस स्टेशनरी वेव के ऊपर अब है ना पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पर भी हमें वो हार्मोनिक्स और ओवरटोन पढ़ने हैं, है ना, जो साउंड वेव में है। तो
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।